हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन क्लाइन के द्वारा लिखी गई 10th क्लास सीबीएसई की एक पोएम अमेंडा के बारे में। अमेंडा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मैसेज गिविंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक पोएम है। और इस पोएम के अंदर राइटर जो कि रॉबिन क्लाइन है, एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जो कि बच्चों के ऊपर और मैं कहूँगा कि यंग एडल्ट फिक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो अमेंडा के बारे में, ये छोटी सी बच्ची है जिसके कैरेक्टर को यहाँ पे शो किया गया है जैसा कि छोटे बच्चों का कैरेक्टर होता है, रिवोल्टिंग यानी कि विद्रोही, या फिर हम कह सकते हैं बागी कैरेक्टर जो होता है, राइट। तो इस तरह का कैरेक्टर इस बच्चे का हमें यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके बारे में पोइट्री के थ्रू हमें इस पूरी की पूरी पोइट्री के थ्रू पता चलेगा कि ये बच्चा क्या सोचता है, क्या फैंटेसीज़ हैं इसकी, क्या इमेजिनेशन है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी इसकी मदर इसके बारे में क्या सोचती है, और वो क्या अपने लाइक आप ये कह सकते हैं कि अपने बारे में और अमेंडा के बारे में किन किन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस करती है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम देखें एक छोटे बच्चे और उसके माता पिता के बारे में, जो कि छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो नोक झोंक होती रहती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, पोएम की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग एंड तक वीडियो के बने रहेंगे सो दैट ये पोएम और इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस आपको सभी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। दोस्तों, जो फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, जो फर्स्ट स्टैंजा है वो शुरू होता है जब पोएट लिखता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब ये कौन है? ये अमेंडा की मदर है जो बोल रही है। ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि जो अमेंडा है वो मुंह से नहीं बोल रही है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में है, वो कुछ सोच रही है। अब ये सोच क्या रही है? जैसे जैसे उसकी माँ उसको डांटती है, फटकारती है, या फिर उसको बार बार पॉइंट आउट करती है किसी चीज़ के लिए, तो एट द सेम टाइम ऑन अ पैरेलल लेवल शी इज़ थिंकिंग इन हर ओन इमेजिनेशन। अब ये क्या सोच रही है, आइए देखते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है पोइट के द्वारा। सबसे पहले तो पोइट की यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो थिंकिंग है अमेंडा को दिखाने की और उसकी मदर को दिखाने की, ये बहुत आम है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया। क्योंकि हम नॉर्मली देखेंगे, आम तौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो आप कहेंगे ना, उनकी जो पर्सनैलिटी या उनका जो कैरेक्टर होता है उसमें एक ट्रेट है। आप ये कह सकते हैं कि उनका एक पॉजिटिव कह लीजिए, चाहे उसको नेगेटिव पॉइंट दे दीजिए। ये हर एक बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिवोल्टिंग होते हैं किसी चीज़ को लेकर। ऐसी ही जो ये रिवोल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये अमेंडा के अंदर भी है। Now the poet is describing Amanda, who is a very little girl and is always pointed out by her mother। उसकी मदर हमेशा कोई ना कोई छोटी छोटी जो नोक झोंक होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि छोटी छोटी नोक झोंक जो पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ और बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ चलती रहती है, तो बार बार उसकी मदर उसको पॉइंट आउट करते हैं उसके लिए। एंड ऑन दी अदर पार्ट जो अमेंडा है, अमेंडा का कैरेक्टर कैसा है? ये रिवोल्टिंग है, और रिवोल्टिंग के होने के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि वो मुड़ के कोई गलत जवाब नहीं देती है। शी इज़ नॉट गिविंग आंसर्स और बार्गेनिंग विद हर मदर इन अ नेगेटिव वे। वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है। इमेजिनेशन में अब वो क्या करती है? When she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea। अब जैसा कि वो कहती है ना कि डीप ग्रीन एमराल्ड सी, एमराल्ड बेसिकली यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट किया गया है एक तरह से डीप ग्रीन सी के लिए, यानी कि समुद्र के लिए। वो कहती है कि मैं तो भी, तुम बोलते रहो जो बोलना है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में कह रही है कि मैं तो एक मरमेड की तरह हूँ। अब मरमेड यहाँ पे क्या है? जल परी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि मैं तो एक जल परी की तरह हूँ। हु इज़ अलोन देयर, जो कि पूरे समुद्र के अंदर, इतने बड़े समुद्र के अंदर अकेली है वो, एक मरमेड, और वो पूरा इंजॉय कर रही है एक शांतमयी माहौल को। और वो कहती है कि शी इज़ लीडिंग
हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मेरे को, और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक आप कहेंगे कि अम्यूजिंग सी एक कॉमिक सा यहाँ पे टेक्सचर डाला है पोएट ने, क्योंकि पूरे के पूरे समुद्र के अंदर वो कहती है कि और कोई नहीं है, मैं रिलैक्स कर रही हूँ। अब दोस्तों जो ये रिलैक्सिंग वर्ड यहाँ पे आया है, यानी कि जो रिलैक्स करने का जो उसका एक्सप्रेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अल्टीमेटली इसको हम लोग जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो क्या समझते हैं कि बच्चे हमारे लेज़ी हैं। ऐसा होता है ना, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं कि बच्चे हमारे लेज़ी हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों फटाफट से इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। एनाफोरा, एनाफोरा यानी कि एक शब्द का बार बार आना कहीं किसी भी जगह पर, है ना, एक लाइन के अंदर हो सकता है या दो लाइनों के अंदर सेम वर्ड्स हो सकते हैं। तो पहले ही स्टेंजा के अंदर, पहली ही लाइन के अंदर जो वर्ड बोला गया है डोंट बाइट, एंड सेकेंड लाइन में बोला गया है डोंट हंच। तो ये जो डोंट वर्ड है ये 2 बार यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरे का पूरा जो एक वर्ड रिपीट होता है उसको बोला जाता है एनाफोरा। अब एजोनेंस में क्या होता है, जो वॉल साउंड होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, आप कहेंगे कि एक के बाद एक अलग अलग शब्दों के अंदर। जब वो बोलती है अमेंडा की मदर बोलती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, तो यहाँ पे जो ओ का साउंड है डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा, हिंदी में कहेंगे बड़े ओ की मात्रा यानी कि ओ का साउंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये शब्द हमें। उसके बाद राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम है ए ए बी ए सी सी सी। तो ये जो राइम स्कीम है ये काफ़ी लेंदी है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और याद रखिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एमराल्ड सी यानी कि ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो समुद्र है उसका जो कलर है वो ग्रीन है, और बहुत ही प्योर, मैं कहूँगा बहुत ही प्योर एंड शांतमयी समुद्र दिखाया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, समुद्र की नेचर के विपरीत होता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि यूज ऑफ वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ द सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड, राइट, यानी कि एमराल्ड के कलर के साथ इसको कोरिलेट किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर ओवर हियर। रेपिटेशन एक पूरे शब्द का हुआ है, दैट इज अमेंडा, यानी कि ये जो लास्ट में हो रहा है, हर एक लाइन की लास्ट में अमेंडा जब बोला जा रहा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो अमेंडा काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और लगभग मैं कहूँगा जो ये रेपिटेशन वाली जो लिटरेरी डिवाइस है ये हर एक स्टैंजा के अंदर हुई है। इमेजरी यहाँ पे है, जब वो कहती है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जब अमेंडा सोच रही होती है कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं एक जल परी हूँ और आराम से फिसल रही हूँ वहाँ पे, बड़े आराम से वहाँ पे समुद्र के अंदर तैर रही हूँ ब्लिसफुली, तो ये है इमेजरी। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पे दोस्तों स का साउंड है जो इस लाइन के अंदर, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये थर्ड लाइन है स्टैंजा की, और यहाँ पे स का साउंड रिपीट हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। उसके बाद एल्यूजन, दोस्तों किसी भी इमेजिनरी कैरेक्टर को या फिर क्रीचर को, मैं कहूँगा किसी भी इमेजिनरी क्रीचर को जब हम एक वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स एल्यूजन, यानी कि मरमेड जो शब्द है वो एक एल्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रॉबिन क्लाइन लिखती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब दूसरी ओर अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन। दोस्तों यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को और जो बोलने का एक्सप्रेशन है उसको समझिएगा, यानी कि जो वो सोच रही है उसके एक्सप्रेशन को सोचिएगा, उसकी सोच को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। सो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी मदर हैं, अमेंडा की मदर हैं, सबसे पहले उसको क्या कर रहे हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारी मम्मियाँ भी यही करती हैं नॉर्मली, अगर देखा जाए, जब भी हम स्कूल से आते हैं थोड़ी देर सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एट द इवनिंग, इन द इवनिंग यूजुअली हम सबके जो पेरेंट्स हैं वो यही पूछते हैं, हाँ भाई होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने कि नहीं किया। होता है ना ऐसा, अपना रूम साफ़ किया, अपने कपड़े वपड़े संभाल के रखे अगले दिन के लिए, अपनी ड्रेस प्रॉपर प्रेस वगैरह की, आयरन की या नहीं की, अपने शूज़ को ध्यान से रखा, साफ़ किया, पॉलिश वगैरह की।
तो ये नॉर्मली हर एक परिवार में होती है, बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारा कैरेक्टर जो अमेंडा का है यहाँ पे, ये मैंने जैसे आपसे पहले ही कह दिया कि शी इज़ वेरी रिवोल्टिंग। तो दोस्तों ये क्या सोच रही है, वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो होती है नॉटीनेस, यानी कि नटखट बच्चा, लेकिन ये नटखट नहीं है, ये क्या है, ये रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग कैरेक्टर है अमेंडा का। वो कह रही है मैं एक अनाथ हूँ, और अनाथ एक बच्चा है जो कि गलियों में घूम रहा है इन अ फ्री मूड, राइट। वो फ्री है, टेंशन्स एंड वरीज जितनी भी दुनिया की है उनसे फ्री है। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, यानी कि अपने नंगे पैरों के साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ रेते के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही हूँ अपने नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि जो मुझे शांति मिल रही है अब, जो मुझे अब शांति मिल रही है, इट इज़ गोल्डन। गोल्डन यहाँ पे यानी कि मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह से उसके लिए ये सोने को पाने जैसा है ना। द फ्रीडम इज स्वीट, जो ये आज़ादी मुझे अब मिली है ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि शी मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज़ विद हर मदर। जब वो अपनी माँ के साथ होती है तो तब ये आज़ादी फील नहीं होती मुझे तो जब मैं अकेली हूँ तब फील होती है आज़ादी। दोस्तों सेकंड स्टेंजा के अंदर एनाफोरा का यूज़ किया गया है। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, जैसे कि रिपीटेड यूज़ ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स, जैसे कि वो कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। तो यहाँ पे डिड यू, ये एनाफोरा है, बार बार रिपीट हुए हैं दोनों वर्ड और एक के बाद एक लाइन में हुए हैं। उसके बाद राइम स्कीम, जैसा कि हमने पहले देखा था, राइम स्कीम में AADAEEE, क्योंकि यहाँ पे C पहले आ चुका है तो यहाँ पे अब लास्ट में क्या आ जाएगा, EEE। एजोनेंस का यूज़ किया गया है, यूज़ ऑफ वॉल साउंड, जैसे कि थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज़। इसके अंदर जो ओ वर्ड है और इसका जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस अगेन एंड अगेन। रेपिटेशन का अमेंडा वो हर एक स्टेंजा में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ मेटाफर दोस्तों यहाँ पे भी यूज़ किया गया है रॉबिन क्लाइन के द्वारा। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेट टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, यानी कि साइलेंस को, जो कि यानी कि चुप रहना, बिल्कुल शांत, उसको ग्लोरियस बोला गया है गोल्डन कलर के जैसा, है ना। तो ये क्या बन गया, साइलेंस इज सेट टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज सेट टू बी स्वीट इन टेस्ट, यानी कि जो आज़ादी है वो टेस्ट में बहुत ही मीठी है, मीठी आज़ादी। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मेटाफर का यूज़ किस तरीके से किया है रॉबिन क्लाइन ने। दोस्तों तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं। यहाँ पे अमेंडा की मदर उसको फिर से डांट रही हैं, फिर से पॉइंट आउट कर रही हैं जब वो कुछ खा रही है। अब वो क्या खा रही है, यहाँ पे वो कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। नाउ अमेंडा के दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब दोस्तों ये यहाँ पर अमेंडा की जो मदर है वो देखती है कि ये चॉकलेट खा रही है, बार बार टोकते हैं उसको कि चॉकलेट खा रही है। बच्चे, हम सबको पता है चॉकलेट के तो दीवाने ही होते हैं, है ना। तो चॉकलेट खा रही है और चॉकलेट उसको बहुत पसंद है, जैसे कि सभी बच्चों को होती है। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ कंसर्न्ड है कि उसका फेस पे एक्ने यानी कि पिंपल्स निकल आएंगे। ये ऐसा होता भी है, जितना ज़्यादा हम बाहर का खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या बाज़ार का कोई भी चीज़ खाते हैं, जितनी ज़्यादा हम खाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे फेस के ऊपर उसका, हमारी मतलब मैं कहूँगा कि पूरी फिज़ीक के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। तो यहाँ पे उसकी मदर भी यही चीज़ बोल रही हैं। अब यहाँ पर अमेंडा के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब दोस्तों ये रेपुंजल जो आया है नाम, ये क्या है दोस्तों, रेपुंजल है ब्रदर्स ग्रिम करके एक फेरी टेल है इनकी। ब्रदर्स ग्रिम एक लिटरेचर के अंदर, या ये कहूँ कि बच्चों की जो फेरी टेल्स है उनके अंदर एक बड़ा नाम है ब्रदर्स ग्रिम। तो वहाँ पे उनकी एक फेरी टेल के अंदर एक गर्ल का कैरेक्टर, एक छोटी लड़की का कैरेक्टर है जिसके बाल काफ़ी लंबे हुआ करते थे। रेपुंजल के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, गोल्डन हेयर थे, बहुत ही सुंदर दिखने वाले। और होता क्या है कि एक चुड़ैल, एक विच, इस लड़की को अपना
अपने वश में कर लेती है, मैं ये कहूँगा अपने वश में कर लेती है। और एक क्लॉक टावर जैसे होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं क्लॉक टावर, बहुत ऊंचे होते हैं, तो रेपुंजल को वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था चुड़ैल ने। अब चुड़ैल जब भी वहाँ से जाती थी तो उसके बाल पकड़कर ही उतरा करती थी नीचे रेपुंजल के, और रेपुंजल के बाल पकड़कर ही वो वापस ऊपर चढ़ा करती थी जब भी वो बाहर जाया करती थी। अब रेपुंजल कुछ कर सकती नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो उसके वश में थी। हम ये कह सकते हैं कि उसकी आत्मा उसके वश में थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो अमेंडा की मदर है, शी इज़ एक्चुअली डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट्स, यानी कि वो जो चॉकलेट्स है, अब बच्चों के लिए चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा उनका एक वो होता है ना कि क्यूरोसिटी होती है, चॉकलेट मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। तो वैसे ही अमेंडा को भी है चॉकलेट से प्यार, इतना हर एक बच्चे को होता है। एंड नाउ हर मदर रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स दैट अमेंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट। अब दोस्तों ये चीज़ होती भी है, जब भी कभी हम आम तौर पर बच्चे कुछ खाते हैं बाहर का, स्ट्रीट फूड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, उस वजह से बच्चों के मुंह के ऊपर पिंपल्स पड़ने लगते हैं, या फिर फिजिकली उनको कोई ना कोई चेंज आते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना खाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे जो अमेंडा की मदर है, वही चीज़ वो पॉइंट आउट करना चाहती हैं, लेकिन अमेंडा को कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। नाउ एट दिस मोमेंट अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रेपुंजल। रेपुंजल क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया, शी वॉज अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेयरी टेल दैट वॉज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच। The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel. अब जो वो witch थी, she used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. अब उस क्लॉक टावर की जो विंडो थी, वहाँ से वो बाल लटकाती थी और बालों को पकड़कर जो चुड़ैल थी वो ऊपर चढ़ जाया करती थी। Now Amanda wants to be Rapunzel. Why? रेपुंजल क्यों बनना चाहती है, और उसके लिए कारण क्या है कि वो कहती है कि अगर मैं रेपुंजल ही बन जाऊं तो मैं उस टावर में रहूंगी, अकेली रहूंगी, पीसफुल और अनयूजुअल इन्वायरमेंट होगा। यूजुअल इन्वायरमेंट क्या है? जब मम्मा डांटती रहती है, समझ रहे हैं आप, मम्मा डांटती रहती है, तो ये तो यूजुअली मेरी लाइफ में चल ही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ अनयूजुअल हो, कुछ पीसफुल हो, और वो पीसफुल होगा मेरे लिए जब मैं अकेली वहाँ पर बैठी होंगी। और ये कंफर्म भी करती है कि जो टावर के जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो तो मैं पीसफुल इंजॉय करूंगी ही करूंगी। दूसरी चीज़ ये कंफर्म करती है कि मैं अपने बाल भी नीचे नहीं गिरूंगी, ताकि कोई भी, अकेली चुड़ैल नहीं, कोई भी उन बालों को पकड़कर ऊपर ना आ पाए मेरे पास। आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो इमेजिनेशन है वो कितनी ख़तरनाक है, मैं तो ये कहूँगा, है ना। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ क्या क्या किया है थर्ड स्टैंजा में। सबसे पहले एल्यूजन, क्योंकि फेमस फेयरी टेल कैरेक्टर है जो रेपुंजल का, ये एल्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। दूसरी बात राइम स्कीम, AAFAGGG, तो ये है राइम स्कीम यहाँ पे, AAFAGGG। यहाँ पे ए तो कॉमन है ही है, क्योंकि बार बार अमेंडा बोला जा रहा है हर एक स्टैंजा के अंदर, और रेपिटेशन भी यही क्रिएट कर रहा है हर एक स्टैंजा के अंदर, क्योंकि अमेंडा का नाम हर एक स्टैंजा में 3 बार आ ही रहा है। सो नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? जो वॉल साउंड है यहाँ पे ई का और ओ का। अब ई का साउंड एकदम से स्लिक भी होता है, जिसको हम बोल देते हैं ई, और एक होता है ए। तो ई और ए, ये 2 साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ओ का साउंड है छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, या फिर ऊ की मात्रा। तो ये यहाँ पे जब कहती है उसकी मदर, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो इस पूरी लाइन के अंदर ई और ए, ओ और ऊ, ये साउंड रिपीट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। दोस्तों कॉन्सोनेंस क्या होता है? यूज ऑफ साउंड, यहाँ पे र का साउंड है, जो रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर ब्राइट हेयर, जो ये र है, र जो शब्द है ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस लिटरेरी डिवाइस का नाम कॉन्सोनेंस है, क्योंकि ये बार बार जो र का साउंड है वो रिपीट हुआ है और एट द एंड ऑफ द वर्ड हुआ है, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड हुआ है। रेपिटेशन अमेंडा की है, दैट वी ऑल नो। नाउ द लास्ट स्टेंजा, जो कि लास्ट स्टेंजा के अंदर जो अमेंडा है वो कुछ भी नहीं सोच रही है, सिर्फ उसकी मदर है जो बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you Amanda.
अब यहाँ पे उसकी मदर को थोड़ा सा ये भी होता है कि ये हमेशा अपने ही बिहेवियर में रहती है, अपनी ऑड मैनर में हमेशा रहती है, और शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड। अब ये बैड मूड उसकी मदर के लिए क्यों है? क्योंकि उसकी मदर को ये कभी भी अपनी माँ को सीधे मुँह जवाब ही नहीं देती है किसी चीज़ का, राइट। Moreover, she blames her of having such an unstable mood. बहुत ही ज़्यादा unstable mood है. She also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. यानी कि nagged, जो nagged वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? किसी को harass करना, harassment के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे क्या कह रही है उसकी मदर कि अगर तुम मूड ऐसा ही रखेगी हमेशा, दूसरे लोगों को ये लगेगा कि ये तो बेचारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लग गया है, और इसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है अपने बच्चे के प्रति, है ना, और उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ करने नहीं देती। तो सारे मुझे बुरा करेंगे, मुझे बुरा समझेंगे और कहेंगे, जबकि अल्टीमेटली अमेंडा खुद ठीक नहीं है, मतलब अमेंडा की गलती होती है। मैं तो सिर्फ एज अ मदर आई एम वेरी केयरफुल टुवर्ड्स यू, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, यानी कि प्रोटेक्टिंग फील करती हैं, तो इसीलिए मैं बार बार पॉइंट आउट करती हूँ तेरी सारी मिस्टेक्स को। लेकिन तेरे मूड की वजह से, जैसा तू मूड, इमोशनल मूड जो तू बना लेती है, अपनी ही सोच के अंदर डूबी रहती है, उससे दूसरे लोगों को ये लगेगा कि मैं स्कोल्ड बार बार करती हूँ और तेरे साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा मेरा डोमिनेटिंग रहता है। नाउ दोस्तों, लास्ट में लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ हुई हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है स का साउंड, जैसे कोई भी एक कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट कर दिया एक ही लाइन में, तो दैट इज़ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। जब वो स्टॉप दैट सल्किंग, यहाँ पे स का साउंड रिपीट हुआ है दोस्तों। रेपिटेशन पूरे वर्ड की जो हुई है वो कौन सी है? अमेंडा। अमेंडा वर्ड बार बार आया है। राइम स्कीम, अब लास्ट में क्या है? लास्ट में राइम स्कीम सिर्फ 4 लाइनें हैं, 4 भी क्या, मैं तो यही कहूँगा कि 3 लाइनें हैं। लास्ट में तो अमेंडा का सिर्फ एक वर्ड ही बोला गया, उसका नाम ही लिया गया है इन एक्सक्लामेटरी मोशन ऑफ स्पीकिंग। जब वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। तो एंड में जो अमेंडा है वो तो एक लाइन अलग से है। तो दोस्तों यहाँ पे राइम स्कीम बनती है AAHA। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो ये पूरी की पूरी पोएम है हमने ये डिस्कस कर ली है। स्टेंजा वाइज मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी दी है, फुली एक्सप्लेन इसको किया है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी पोएम। और एक ही बार में, अगर आपने वीडियो पूरी देख लिया तो आपको एक ही बार में समझ आ गया होगा कि इस पोएम के अंदर क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल्दो मैं जो NCERT क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोएम के, वो मैं PDF फाइल बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ साथ में, सो दैट यू कैन जस्ट click on the link and you can easily download the PDF file of this NCERT question answers. So दोस्तों इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। दिस इज दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।